हेलो बच्चों, आज आपका स्वागत करता हूं मैं मिर्ज़ापुर की टीम से उत्तर प्रदेश अभ्युदय मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में। जैसा आपको पता ही है कि हमारी टैगलाइन है, हर संभव प्रयास सफलता की ओर। आप सफल हो, आपके लिए सफलता के लिए हमारी जो भी प्रयास होगा, हमारा जो भी कोशिश होगा, पूरी तरह से हम कोशिश करेंगे, हमारी पूरी मिर्ज़ापुर की टीम। तो आप सभी का स्वागत है। जल्दी जल्दी आप सभी क्लास के लिए जुड़ जाएं। तो मैं क्लास स्टार्ट करता हूं। आप सभी जल्दी जल्दी क्लास के लिए जुड़ जाएं, लेट ना करें। शिवपूजन जी, रीता जी, सुभी जी, वैष्णवी जी, अभिषेक, सौम्या, गुड़िया जी, सुभी जी, सभी लोग जल्दी जल्दी आ जाइए। कुछ लोगों का नाम मैं भूल जाता हूँ, प्रखर जी, शिवपूजन जी, तो उसके लिए कोई वो और नहीं माना कीजिए, बस आप जल्दी से क्लास में आ जाइए। और क्लास में आने के बाद गुड इवनिंग करने के बाद सभी को गुड इवनिंग। सभी जल्दी जल्दी क्लास ज्वाइन कर लें, फिर क्लास स्टार्ट करें। आज क्लास स्टार्ट करें आज। चलिए आज की क्लास की तरफ चलते हैं। तब तक आप लोग 2 मिनट में जल्दी जल्दी क्लास ज्वाइन कर लें। देखिए, आज का जो टॉपिक है, और कल का आपने रिवीजन किया या नहीं? देखिए, रिवीजन जरूरी है केमिस्ट्री के इस चैप्टर के लिए। मैं क्वेश्चन करा दूंगा, लेकिन आपका अगर आप अपने साइड से भी मेहनत करेंगे तभी जाके ये प्रयास सफल रहेगा। तो कोशिश करें कि जो चीज़ कराई जाए और जो चीज़ समझाई जाए उससे रिलेटेड चीज़ों को आप खुद भी करने का प्रयास करें। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं आपको मोलैरिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन बताऊंगा। हालांकि अगर आप कंपटीशन की बात करें तो वहाँ पे एक नॉर्मेलिटी टर्म आता है और परसेंटेज बाई वेट, परसेंटेज बाई वॉल्यूम का भी कॉन्सेप्ट है। तो उसको मैं जैसे भी होगा उसको मैं कोशिश करूंगा कि आपकी वो जो क्लास हो, एक अलग से क्लास ले लेंगे और फिर हम उस क्लास को वहाँ पे कुछ और बेसिक चीज़ बता दूंगा। मैं एक अलग से कंसंट्रेशन टर्म की क्लास लूंगा मैं। ठीक है, तो आज मैं आपको मोलैरिटी मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन पढ़ाऊंगा। मोलैरिटी का हिंदी में होता है मोलारता, ये इसको बोलते हैं, हिंदी में लिख लीजिएगा मोलारता। इसको बोलते हैं मोलालता, इसे वो हिंदी में बोलते हैं मोलालता। ठीक है, सुबी, वैष्णवी, सौम्या, इसको इसको बोलते हैं मोलारता, मो मोलारता। ठीक है, और मोल फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शन मतलब आपको पता ही है, तो उसके पहले मोल लगा दीजिए, तो मोल फ्रैक्शन। ये 3 टर्म आपको पढ़ना है। उससे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताऊंगा जो कल हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था। कल हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था, इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला का। ठीक है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है और अच्छा क्वेश्चन है। कई बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं इसको करने में, तो इस चीज को मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये सेकंड पार्ट है, ये आपका फर्स्ट पार्ट है। इस पार्ट को बेसिकली डिस्कस करूंगा, इसके साथ साथ इस वाले पार्ट को भी बता दूंगा। तो पहले मैं आराम आराम से क्वेश्चन पढ़ता हूँ। ठीक है, और ये कह रहा है, डिटरमाइन द इंपेरिकल फार्मूला of an oxide of iron which has 69.9% of iron and 30.1% of डाई ऑक्सीजन। ध्यान रखिएगा, ये डाई ऑक्सीजन दिया हुआ है। अगर ये ऑक्सीजन देता अगर ये ऑक्सीजन देता तो एक ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है 16 होता है,
लेकिन ये चूंकि डाई ऑक्सीजन ही बोल रहा है तो उसका जो आपका मोलर मास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 32। ये थोड़ी सी गलतियां करते हैं लोग, और एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन देखने में बहुत ईजी है बट बहुत से लोगों का आंसर गलत आता है। तो कल जैसे मैंने सिखाया था, तो एक बार मैं आपको 2 मिनट का समय दे देता हूँ, आप अपने से करने की कोशिश कीजिए। पहले क्वेश्चन समझिए, हिंदी मीडियम के बच्चों देख लीजिए, इसको कहते हैं कि आपको एम्पेरिकल फार्मूला आयरन के ऑक्साइड का बताना है। आपको क्या बताना है? एम्पेरिकल फार्मूला आयरन के ऑक्साइड के एम्पेरिकल फार्मूला को बताना है, जो कि 69.9% आयरन को कंटेन कर रहा है और 30.1% डाई ऑक्सीजन को कंटेन कर रहा है बाई मास। ठीक है, तो कल जैसे मैंने आपको बताया था सेम उसी प्रोसेस से आप करिए। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको हेल्प करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग अपने से करिए, 2 मिनट का समय लेके अपने से करिए, फिर मैं सिखाता हूँ। कुछ प्रयास आप अपने से करें, बाकी मैं हेल्प करता हूँ। चलिए तो स्टार्ट करें। देखिए, मैंने आपको कल बताया था कि ऐसे क्वेश्चन करते समय कुछ मत करें, सिंपल सा आप एक चार्ट लाइक बना लीजिए। ठीक है, एक चार्ट की जैसा चीज बना लीजिए। कैसे बनाएंगे देखिए, जिसका हो गया वो देख लें, और जिसका नहीं हुआ है वो भी अब सभी लोग बोर्ड पे देखें। बोर्ड पे देखिए, कहीं कोई दिक्कत होती है फिर आप इसे, मैं 2 मिनट का समय दूंगा, इसे आप उतार लीजिएगा। ठीक, जो चार्ट होता है कल मैंने आपको बताया था, उसमें सबसे पहले जो लिखिएगा वो लिखिएगा एलिमेंट का कॉलम। सबसे पहले जो कॉलम होगा वो एलिमेंट का होगा, तो इसमें आप एलिमेंट लिख लीजिए। ठीक है अभिषेक, एलिमेंट मतलब तत्व। दूसरा, इसमें दूसरे वाले में लिखिए इसका परसेंटेज मास जो कि दिया होता है। ये दो चीज तो आपको स्टार्टिंग से ही मिल जाएगी। फिर आपको निकालना है उसका मोल, तो मोल निकालने के लिए आप उसको क्या लिखेंगे यहाँ पे, एटॉमिक मास। फिर यहाँ निकालिए मोल। ठीक, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये वाला चाहिए आपको। फिर लास्ट वाला एक कॉलम रखा कीजिए सिंपल रेशियो। सिंपल, ये इतना आपको करना ही करना है। ठीक, ज्यादा से ज्यादा आप कट करना चाहते हैं तो एटॉमिक मास वाली वैल्यू को कट कर दीजिए, अगर आपको या आता है तो। और सिंपल रेशियो वाला जो है वो तो आपको करना ही है। ठीक, कभी कभी जब आप इसे डिवाइड करते हैं तो सिंपल रेशियो अपने आप ही कम एलिमेंट सिंपल रेशियो में आ जाते हैं, बट अगर वो ना हो तो आपको ये करना ही पड़ेगा। तो अब देखिए एलिमेंट क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आयरन है आपके पास, तो यहाँ आयरन लिख दीजिए। फिर क्या कह रहा है, ऑक्सीजन है, तो यहाँ ऑक्सीजन लिख दीजिए। परसेंटेज मास दिया है 69.9 और ये क्या दिया हुआ है 30.1। इस यहाँ तक तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, यहाँ तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना। अच्छा, अब एटॉमिक मास अगर आप आयरन का लिखेंगे तो देखिए एटॉमिक मास आयरन का होता है 55 पॉइंट, एक्चुअली 55.5 बोलते हैं, होता है 55.8 है। तो ये वाला जो आंसर होगा इतना क्लोज होगा कि आपको एग्जैक्ट में आपको उतना ही रखना पड़ेगा ध्यान से। ठीक है,
तो कहीं कहीं क्वेश्चन ऐसा आता है जहां आपको एग्जैक्ट वैल्यू रखनी पड़ती है, बट नीट यानी अगर आप फाइनल एग्जाम की बात करें तो वो उसमें इतना ज़्यादा आपको नहीं रखना होता है। जो आपने डेटा याद रखा है 55.5 वही रखिए। ठीक, यहाँ के लिए आपको इसको करना पड़ेगा और एग्जाम में आपको वो गिवन भी होगा। जैसे यहाँ पे तो दिया नहीं है लेकिन वहां पे दिया होगा, आप उसी वैल्यू को पुट कर लीजिएगा। ठीक, दूसरी चीज ये कह रहा है कि जो आपका ऑक्सीजन है यहाँ पे, ये डाई ऑक्सीजन है, तो डाई ऑक्सीजन का एटॉमिक मास लिख दीजिए 10। ठीक है, इतना लिख लीजिए। अब आपको क्या करना है, अब क्या करना है, मोल निकालना है। अब आपको क्या करना है, मोल निकालना है। ठीक है, तो मोल कैसे निकालेंगे आप, देखिए 69.9 बाई 55.8 और 30.1 बाई 32। ठीक है, अब इसे आप मोल निकालिए। अब आप थोड़ा सा कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, अब अभी अभी के लिए यूज कर लीजिए, एग्जाम में मत यूज कीजिएगा। ठीक है, आप इसे कैलकुलेटर यूज कर लीजिए, मैं भी थोड़ा सा कैलकुलेटर यूज करता हूँ। ठीक है, देखिए ये वैल्यू आ रही है आपकी 1.25, ये डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू आएगी आपकी 1.25 और दूसरे नीचे वाली की वैल्यू आ रही है 0.94, 0.94। अब सिंपलेस्ट रेशियो निकालिए। तो सिंपलेस्ट रेशियो के लिए मैंने कहा है जो वैल्यू जो कम सबसे कम होती है उससे पूरे में डिवाइड कर दीजिए, जो वैल्यू सबसे कम होती है उससे पूरे में डिवाइड कर दीजिए, है ना। या जो वैल्यू मैक्सिमम, आपको बेसिकली करना है कि आपको सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है। अगर आपको मैक्सिमम वाली वैल्यू को डिवाइड करके निकल जाती है तो ठीक है, मिनिमम वाले से निकल जाती है तो भी ठीक है। तो आपको बस ये ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ सिंपलेस्ट रेशियो अभी नहीं निकल पाया है, तो आप इसे देखिए इसको आगे मैं यहीं पे कर देता हूँ कि डिवाइडेड बाय 0.94 और नीचे 0.94 से डिवाइड कर देंगे तो 1 हो जाएगा, है ना। तो जरा ये देखिए ये कितनी वैल्यू आ रही है, इसको भी आप एक बार कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लें। 1.25 ऐसा सुबी हो जाएगा ना ये तो मैं आपको बता दे रहा हूँ ऐसा कि ये प्रोसेस है। देखिए आ रही है 1.3 आ रहा है, करीब 1.32 आ रहा है। ठीक है, और ये आ रहा है 1.32 और दूसरा वाला आ रहा है 1। तो उस केस में और अगर 1.5 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको भी जरा एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो ठीक है, अब देखिए अब इसको करना क्या है, आयरन का जो वैल्यू आ रही है, आयरन की जो वैल्यू आ रही है आपकी 1.32। तो अब इसको भी सिंपलेस्ट रेशियो में लीजिए, इसके बाद इसको भी सिंपलेस्ट रेशियो में ले लीजिए। तो सिंपलेस्ट रेशियो में कैसे लेंगे, जैसे देखिए 1.3 है तो 1.3 13 दूनी 24 13 39 39, हाँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 39 3.9, है ना। और ये अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हमारी आनी चाहिए। तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसको भी। तो ये प्रॉक्स आ गई 4 के आसपास हो गई, है ना। 13 39 मतलब 3.9, 3.9 का मतलब हो गया 4 और ये हो गया आपका अप्रोक्सीमेटली 3। तो अब आपका जो जो सिंपलेस्ट रेशियो आएगा, आप यही ध्यान रखिएगा कि सिंपलेस्ट रेशियो आपको निकालना है, यही निकालते समय गलतियां होंगी। तो आपका जो बनेगा वो Fe3O Fe4O3। ठीक है, ऐसा आएगा फॉर्मूला। इसमें कुछ डेटा हो सकता है थोड़ा सा
अगर आपने पॉइंट में भी मिस्टेक किया, जैसे 55.5 के आसपास होता है, तो जो एग्जैक्ट वैल्यू है वही रखिएगा। मैंने मेथड बता दिया है, इस तरह से करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जरूरी सिर्फ इतना है, आपको ध्यान रखना है कि सिंपलेस्ट रेशियो निकालने में भी गलतियां हो सकती हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप करिएगा। एलिमेंट लिखिएगा, परसेंटेज मास लिखिएगा, एटॉमिक मास लिखिएगा। अब जैसे 69.9 है, ये देखिए 69.9 है ये, और मैंने 55.58 लिया है। अगर मैं 55.5 ही लेता तो क्या होता? देखिए इतना थोड़ा सा आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सोचना पड़ेगा। नीट में देगा तो वो वैल्यू को पुट करके ही देगा कि इतनी ही वैल्यू आप रखिए, ठीक है। ये 1.2 आ रहा है वैसे, तो वही वैल्यू आ रही है 1.25 अप्रॉक्स, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो अब एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं आपके। ठीक, नेक्स्ट है, ये देखिए आपका सीबीएसई आईपीएमटी में 2000 का आया हुआ क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि एज्यूमिंग फुल डिकम्पोजिशन द वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज एट STP ऑन हीटिंग 9.85 ग्राम ऑफ BaCO3, ठीक है। BaCO3 को गर्म करने पर 9.85 BaCO3 को गर्म करने पर CO2 का कितना वॉल्यूम रिलीज होगा। जो जो कर सकता है वो इसे पहले ट्राई करे, जो जो इसे कर सकता है वो इसे ट्राई करे। देखिए इसमें भी आपको करना है, सिर्फ मैंने जो आपको बताया था, कभी भी मूल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इक्वेशन लिखनी है और इक्वेशन को बैलेंस करना है। अगर इक्वेशन नहीं दी है तो इक्वेशन को लिखिए। अगर आप इक्वेशन नहीं लिख सकते हैं तो समझ लीजिए आपके गलती होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो जो इक्वेशन नहीं गिवन होगी वहां ज्यादातर चांसेस होगा कि वो ऐसी इक्वेशन देगा जो इजीली आप उसे याद रहे, या इजीली वो वेल नोन रिएक्शन रहती है जनरली। तो देखिए यहाँ पे BaCO3 को मैं, ठीक है प्रखर, इसे हीट करते हैं बेटा। शिवपूजन, इसे हीट करते हैं, क्या बनेगा जरा बताओ, क्या बनेगा? सुहासिनी, निखिल, क्या ये बनेगा क्या? बेरियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो बेरियम ऑक्साइड बन जाएगा और CO2 आ जाएगा। और इस रिएक्शन का एक कॉमन सी रिएक्शन आपने पढ़ी होगी, CaCO3 वाली, ठीक है, उसी ग्रुप का है ना CaCO3। ये वाली कॉमन सी रिएक्शन उसी से रिलेट कर दिया उसने, और 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है ना। तो देखो, अब पहले तो ये रिएक्शन लिख लेना। अच्छा ये देखो, ये होता है सॉलिड होता है, ये भी सॉलिड होता है, ये गैस होता है, ये ध्यान रखना। अब क्या करो, इक्वेशन को बैलेंस करो। तो प्रखर बताओ, इक्वेशन बैलेंस है या इम्बैलेंस है? सभी लोग जरा मैसेज करिए। सभी लोग मैसेज करिए, इक्वेशन बैलेंस है या इम्बैलेंस है? बैलेंस है, ठीक है। दोनों तरफ एटम बराबर है तो बैलेंस है। अच्छा अगर बैलेंस है तो क्या मैं लिख सकता हूं कि इसका एक मोल देता है और इसका भी एक ही मोल आएगा। एग्री? सभी लोग सहमत हैं इससे? ठीक है। अब यहाँ पे उसने इसका दिया है 9.85 ग्राम, तो वेट दिया है तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे, वेट बाय मोलर मास से। तो वेट क्या है आपका 9.85, मोलर मास निकालिए BaCO3 का मोलर मास। BaCO3 का मोलर मास आप लोग जरा अपने से निकालिए। देखिए बेरियम का दे दिया 137, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का 16,
48 197 आ रहा है। एक बार चेक कर लीजिए आप लोग। कार्बन का 16 दिन 32 होते हैं 48 12 137 7 8 9 197 आ रहा है। ठीक है, अब इसको मोल में कर लीजिए, करिए जरा। 9.85 0.05 आ रहा है ना। देखिए ये वैल्यू आ रही है 0.05 05। तो एक मोल, अब आपको सीधा सा यूनिटरी मेथड लगाना है। एक मोल अगर आपका एक मोल CO2 दे रहा है तो 0.05 कितना देगा, 0.05 मोल CO2 का आ जाएगा। तो सीधे सीधे लिख दूं मैं क्या, CO2 का कितना मोल आएगा, मोल ऑफ CO2 इक्वल्स टू, ठीक है, इतना ही आएगा मोल। अच्छा, अब तुम्हारा आंसर जो है वो लीटर में दिया हुआ है। आंसर क्या दिया हुआ है, लीटर में दिया हुआ है। तो एक चीज और ध्यान रखना, 1 लीटर गैस का वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस 22.4। ये आपको याद हो गया है अब तक, है ना। तो 1 मोल का वॉल्यूम इतना है, तो इतने मोल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 22.4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, ये मोल है। ठीक है, इसे 22.4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1.12 आ रहा है। क्या हो गया, 1.1। ठीक है, अभिषेक समझ आया, शिव पूजन आया समझ आपको। सिंपल सा काम करना है, इक्वेशन को लिखना है, इक्वेशन को बैलेंस करना है और यूनिटरी मेथड लगाना है ना। देख लीजिए, ये सब टफ क्वेश्चन मांगने जाते हैं नीट के लेवल पे। चलिए एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, फिर मैं अपने टॉपिक पे आ जाता हूँ। क्वेश्चन है, परसेंटेज ऑफ सिलीनियम इन पर ऑक्सीडीज एनहाइड्रेज एंजाइम इज 0.5% बाई वेट। इसका जो एटॉमिक वेट है, जो आपका पर ऑक्सीडीज एनहाइड्रेज एंजाइम का, वो बोल रहा है वो 78.4 है। ठीक है, तो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दिस एंजाइम इज क्या होगा, एक बार आप लोग अपने से करिए। हिंदी मीडियम वाले देखिए, ये बोल रहा है कि सेलेनियम एक एलिमेंट होता है जिसका परसेंटेज पर ऑक्सीडेज एंजाइम में 0.5% है, और उसका वेट जो है, एटॉमिक वेट जो है 78। अच्छा, एटॉमिक वेट सिलीनियम का ही दिया हुआ है, सिलीनियम का ही एटॉमिक वेट दिया हुआ है। ठीक है, अगर वो एंजाइम का देता तो मॉलिक्यूलर वेट लिखता हुआ, है ना, मॉलिक्यूलर वेट लिखता। तो 78.4, तो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट पूछ रहा है। आप लोग जल्दी से करें या मैं बताऊं, आप जल्दी से कर लीजिए। एक बार 2 मिनट का समय लेके आप लोग थोड़ा सा कोशिश किया कीजिए, तो आपको और मजा आएगा। जब क्वेश्चन अपने से बनेगा ना, तो आपको थोड़ा सा और भी अच्छा लगेगा कि आप अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए करिए जल्दी से फटाक से।
अब मैं बता दूं परसेंटेज ऑफ सिलीनियम इन, देखिए एक बहुत ध्यान से बात समझिए, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट पूछ रहा है, तो अब ये बताइए कि मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट में क्या कम से कम एक एटम तो प्रेजेंट होगा ना, ध्यान से समझिए, कम से कम एक एटम तो प्रेजेंट होगा। अगर ज्यादा एटम प्रेजेंट होंगे तो उसके वो मैक्सिमम में पहुंच जाएगा, बट वो कह रहा है मिनिमम। मिनिमम का मतलब है कम से कम एक एटम प्रेजेंट होगा। इस बात से एग्री करते हैं रीता जी? बताइए, इस बात से एग्री कर रही हैं आप लोग? और अगर इस बात से आप एग्री कर रही हैं तो आप ये देखिए कि 0.5 ग्राम लिखा हुआ है, तो क्या मैं इस इक्वेशन से लिख दे सकता हूं कि 0.5 ग्राम सेलेनियम प्रेजेंट है, जबकि उस एंजाइम का वेट 100 ग्राम होगा। 0.5 ग्राम है तो वो कितना होगा? 100 ग्राम। ठीक है, ठीक है ना? तो अगर मिनिमम एक प्रेजेंट होगा तो कितने ग्राम प्रेजेंट होने चाहिए? 78.4 ग्राम। तो जब 78.4 ग्राम सेलेनियम प्रेजेंट होगा तो प्रखर उसका वेट कितना होगा? क्या इसको मैं ऐसे ही करूंगा क्या शिवपूजन? बताइए, और जल्दी से आंसर करिए, इसको आंसर करके बताइए मुझे, जल्दी से आंसर करके बताइए कौन सा आंसर मिल रहा है। अभिषेक आप भी। क्या रहा आंसर इसका आंसर क्या है? 15680 है ना? तो इसको पॉइंट लगाना है तो 1 2 3 4, तो दिस इज इक्वल टू व्हाट? आंसर देखिए डी हो गया ना। ये इसी को मैं लिख सकता हूँ 1.568 इंटू 10⁴। तो देखिए आपका आंसर डी हो गया, ये डी हो गया ये आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं। मैंने आपको कोशिश की है बताने की सो दैट आप इसे कर लें, है ना? अब देखते हैं, मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए होंगे, शायद सारे क्वेश्चन करा दिए। तो इतने टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। अब हम आते हैं आज की थ्योरी वाले पार्ट पे। ठीक है, इसे जैसे लिखना हो उसे लिख लीजिए। मैं यहाँ पे देखिए पूरी चीजें नहीं लिखता हूँ, आप अपने समझने के लिए लिख सकते हैं। बेसिक चीज की क्या मैं जो बोलता हूँ उसको आप लिख लिया कीजिए, हाँ? चलिए, अच्छा हो गया क्वेश्चन ये। अब हम आते हैं अपने मोलैरिटी वाले कॉन्सेप्ट पे, है ना? मोलैरिटी और मोलैरिटी वाले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ से जरा ध्यान से देखिए, 2 3 चीजें मैं बता रहा हूँ। एक होता है परसेंटेज कंपोजिशन। इस पे भी मैंने देखा है नीट में ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट आपके सिलेबस में तो थोड़ा सा इसे देख लेते हैं। परसेंटेज कंपोजिशन, मान लीजिए मैंने आपको दिया H2O, या मैं बात कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं बात कर रहा हूँ अपने क्लास के शिवपूजन जी का। ठीक, शिवपूजन जी की बात कर रहा हूँ। तो शिवपूजन जी का मान लीजिए जो वेट है वो है 80 नहीं, मान लीजिए ये 60 किलो के हैं। 80 किलो के तो नहीं होंगे अभी, 60 किलो के हैं शिवपूजन जी। ठीक, तो क्या इस 60 किलो में जो उनका जो वेट है, उनके हाथ का भी वेट है, उनके पैर का भी वेट है, उनके हेड का भी वेट है, ठीक है, बॉडी के सारे पार्ट का वेट है कि नहीं? बॉडी के सारे पार्ट का वेट है। तो अगर मैं पूछूं कि शिव पूजन जी के पूरी बॉडी में उनका जो सर है, सर उनका उसका परसेंटेज वेट क्या होगा, पूछ सकता हूँ ना मैं, उसके परसेंटेज वेट क्या होगा? तो कैसे लिखेंगे उस क्वेश्चन को, कैसे सॉल्व करेंगे उस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? वेट ऑफ हेड ऑफ शिवपूजन, शिवपूजन के जो सर है उसका वेट डिवाइडेड बाय टोटल वेट, डिवाइडेड बाय टोटल वेट या टोटल मास, है ना? टोटल वेट मतलब जिसमें
पैर, सर, हाथ सब कुछ आ जाए, इंटू 100। क्या यही करेंगे क्या? बताइए जल्दी से, क्या यही करेंगे क्या? यही करेंगे ना, जो पार्ट बोल रहा है डिवाइड बाई टोटल इंटू 100। यही परसेंटेज कंपोजिशन का मैथ्स का बेसिक फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो अगर मैं H2O के बारे में पूछूं, अगर मैं H2O को पूछूं, तो मैं अगर पूछूं परसेंटेज वेट ऑफ H2O, परसेंटेज वेट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अच्छा, इसमें है क्या क्या? क्या इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही तो है, दो ही चीज तो है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा? ये क्या होगा? वेट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन टोटल वेट इंटू 100। क्या यही फॉर्मूला होगा क्या? होगा क्या? और अगर ये फॉर्मूला है तो इसे फटाफट लिख लीजिए और इसे एक ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन का क्या होगा? परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन का क्या होगा? वेट ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय टोटल वेट इंटू 100। ठीक, ये होगा ना। तो अब देख, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना? मूल कॉन्सेप्ट अब आपका ही खत्म होने वाला चैप्टर। अभी तक तो आप, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, अगर ध्यान से सुना है तो। ठीक है। और हिंदी इंग्लिश की भी आपने देखी, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ टर्म्स आपको पता होना भी चाहिए। और इसमें बहुत थ्योरी वाला कुछ चीजें है नहीं, सिर्फ न्यूमेरिकल है, तो थोड़ी चीजों को ध्यान रखिए, है ना। तो अब जरा मैं H2O में हाइड्रोजन का परसेंटेज वेट और ऑक्सीजन का परसेंटेज वेट निकाल के मुझे बताइए, निकाल के मुझे बताइए। सुहासिनी, रीता जी, गुड़िया, वैष्णवी, सौम्या, प्रखर, सभी लोग इसका परसेंटेज वेट बताइए जरा। सुभी, निखिल, निखिल का नाम बहुत लेट में लेता हूं मैं, चलिए जल्दी से बताइए। देखिए अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। आप लोग करके बताइए, मैं यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ, अपने आंसर को टैली कर लीजिएगा, ठीक है। ये 88.8% आ रहा है, देख लीजिए। अब एक बार देख लीजिए आप लोग, एक बार बता दूं क्या कैसे किया मैंने। देखिए, वेट ऑफ H2, या अब सीधे, अब जरा बोर्ड पे देखिए, सभी सभी बोर्ड पे देखिए, फिर आप लोगों के कुछ के आंसर भी आ गए हैं, लेकिन आप सब बोर्ड पे देखिए, है ना। H2O में हाइड्रोजन कितना है? 2 है। एक हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना हुआ? 1। तो 2 का कितना हुआ? 2, ये लिख दिया मैंने। टोटल कितना हुआ? टोटल इसका क्या होता है? 18 होता है। 2 और 16, 18 हो गया ना, डिवाइड बाई 18 इंटू 100। तो क्या आ गया ये? ऑक्सीजन बताइए, ऑक्सीजन एक ही ऑक्सीजन होता है, तो एक ऑक्सीजन का वेट कितना हुआ? 16, तो डिवाइड बाई 18 इंटू 100, तो क्या हुआ? 88.8%, ठीक है। तो ये परसेंटेज कंपोजिशन का है। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको घर से करके मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा सभी लोग। पिछली बार सिर्फ एक दो बच्चों के क्वेश्चन के आंसर आए थे, अब मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है, पिछली क्लास में मैंने बताया भी था। आपको क्वेश्चन ये है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बताना है इन
C6H12O6, ये आपका ग्लूकोज है। एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का ले लीजिए, इसमें परसेंटेज कंपोजिशन बता दीजिएगा। ये करने के बाद मुझे आप सेंड कर दीजिएगा। तो इसको मैं एक क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए। मैं कार्बन का बता देता हूँ। कार्बन के लिए आप क्या लिखेंगे, वेट ऑफ कार्बन अपॉन टोटल वेट इंटू 100, ये परसेंटेज कार्बन का आएगा ना। ऐसे सभी का लिख लीजिए, ये क्वेश्चन लिख लीजिए और इसके बाद फिर मैं आगे चलूँ। ये क्वेश्चन लिख लीजिए फिर मैं आगे चलूँ। लिख लिया? चलिए, शिवपूजन, अभिषेक, निखिल, इब्राहिम भी है ना, इब्राहिम है ना। चलिए अब नया टॉपिक पढ़ते हैं, मोलैरिटी क्या होती है। देखिए मेडिकल में दो कॉमन सा क्वेश्चन है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा कोई भी कंसंट्रेशन टर्म, ये लिख भी लीजिए, ऐसा कोई भी कंसंट्रेशन टर्म, हिंदी में लिखना चाहे हिंदी में लिख दीजिए, जिसमें वॉल्यूम आता है। ऐसा कोई भी कंसंट्रेशन टर्म जिसमें वॉल्यूम आता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। ऐसा कोई भी टर्म जिसपे वॉल्यूम आता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। नीट में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, आपको मोलैरिटी, मोलैलिटी, फॉर्मेलिटी सब कुछ दे देगा और पूछेगा कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है या नहीं। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है या नहीं इसको बताने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो कंसंट्रेशन टर्म तो मैं अलग से कराऊंगा, तो लेकिन आपका जो बेसिक है, जो आपके नीट के लेवल पे जो जितना बेसिक्स है वो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक। तो जो मोलैरिटी होती है ना, अब देखिए इसको, अब बोर्ड पे देखिए, मोलैरिटी इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। अगर आप लिखना चाहें तो इसको लिख लीजिए कि इसको कैपिटल एम से दर्शाते हैं। हिंदी में लिखना हो तो हिंदी में लिख लीजिए, इसे कैपिटल एम से दर्शाते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम, ठीक है। ये होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये देखिए, इट इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट या सब्सटेंस आप लिख सकते हैं, डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ये याद रखिएगा, 1 लीटर सोल्यूशन कह रहा है वो। इसका अगर आप हिंदी में देखें तो इसको आप ये बोलेंगे कि 1 लीटर विलियन में जितना भी नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का डाला जाता है उसे ही आप मोलैरिटी बोलते हैं और एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप इसे लिख लीजिए डेफिनेशन। तो कैपिटल एम जो मोलैरिटी है, ये क्या हुआ, ये होता है नंबर ऑफ मोल किसका, सॉल्यूट का, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर में किसका, ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा अब एक चीज और बताइए, बड़े ध्यान से बताइएगा, क्या आपने प्रैक्टिकल लैब किया है क्या, लैब? हालांकि पिछले साल कोविड में बीत गया, ये साल भी कोविड में ही जा रहा है, तो लैब के अंदर तो आप एंटर नहीं किए होंगे, लेकिन बाहर से तो देखा ही होगा। लैब में आप टेस्ट ट्यूब का यूज करते हैं। टेस्ट ट्यूब जो होती है 5 ml की, 10 ml की, 30 ml की, ऐसे होती है। ऐसा नहीं होता है कि टेस्ट ट्यूब आपका 1 लीटर का हो या 5 लीटर का हो, ठीक है। तो जो आपका वॉल्यूम होता है ना, जो आपका वॉल्यूम होता है वो हमेशा प्रैक्टिकल में हम ml में करते हैं। हम हमेशा प्रैक्टिकल में ml में वॉल्यूम लेते हैं, लेकिन यहाँ पे वो लीटर में दिया है तो उसको आपको ml में कन्वर्ट करना होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर आप ml में कन्वर्ट करेंगे तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ मोल
बाई वॉल्यूम इंटू 1000, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा ml में, ठीक है। अच्छा अब एक चीज और देखिए साथ, अब एक बार मैं बता दे रहा हूँ फिर इसको लिख लीजिएगा। क्या आपने ये पढ़ा है कि नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू वेट बाई मोलर मास? सुहास ने बताइए, बताया मैंने ये चीज, वेट बाई मोलर मास, नीचे क्या आएगा v, ऊपर क्या होगा 1000। तो क्या आपका एक फार्मूला बन गया मोलैरिटी इक्वल्स टू ये, जरा इस फॉर्मूले को लिख लीजिए, ये फॉर्मूला लिख लीजिए, ये हो गया मोलैरिटी। लिख लीजिए, ये होता है मोलैरिटी का फॉर्मूला। तो क्या मोलैरिटी के फॉर्मूले में वॉल्यूम आया क्या? क्या मोलैरिटी के फॉर्मूले में वॉल्यूम आया क्या? अगर ये वॉल्यूम आया तो ये मोलैरिटी क्या होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। इस लाइन को आप लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। हो गया हो तो मैं आगे लिखूं, हो गया तो मैं आगे लिखूं, देखिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि मोलैरिटी क्या होगी, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है ना, इट इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी। तो मोलैरिटी समझ में आ गई। अच्छा मोलैरिटी में एक चीज और देखिए, अभी आपने फार्मूला पढ़ा कि मोलैरिटी, प्रखर जरा ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन आपने एक बार पूछा था मुझसे, नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम, अगर आप इसे ml में करते हैं तो 1000। अभी आपने ये फॉर्मूला लिखा सुहासिनी, बताइए अगर मैं इसे मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दूं, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दूं तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं m इंटू वी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल, मोल इंटू 1000। 1000 को हम ml में ले रहे हैं तो इसे हम मिली मोल भी बोल सकते हैं, इसे हम क्या बोल सकते हैं, इसे क्या बोल सकते हैं, मिली मोल, मिली मोल। तो कभी कभी आपसे पूछता है कि मिली मोल, तो मिली मोल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है m इंटू वी, मिली मोल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 इंटू वी। सिर्फ मोल लाएंगे तो 1000 से नीचे डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका मोल हो जाएगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि मिली मोल है, दिस इज इक्वल टू m1v1 m इंटू वी। तो कभी कभी क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हैं, ये पूरा टाइट्रेशन का क्वेश्चन बनता है इसी से। तो मैं थोड़ा सा यहाँ आपको हिंट दे दिया है, एक चीज मैं और बता रहा हूँ, फार्मूला फॉर डाइल्यूशन, डाइल्यूशन ये भी आपके नीट में बहुत इंपॉर्टेंट है, यही m और v को देखते हुए। ये लिख लीजिए आप लोग, ये लिख लीजिए, फिर मैं आपको आगे बढ़ाऊं। सो दैट मैं कल से आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करूं और कुछ क्वेश्चन आपको मोलैरिटी मोलैलिटी पे करा दूं, है ना। चलिए लिख लीजिए फटाक से, लिख के मैसेज करिए मुझे। रीता, शुभी, गुड़िया, चले आगे, चलिए। क्वेश्चन एक नेक्स्ट डालिएगा, फार्मूला ऑफ डाइल्यूशन। अभिषेक समझ आ रहा है? फार्मूला ऑफ डाइल्यूशन का मतलब क्या, पहले ये समझ लो। मान लो एक कंटेनर है या 2 बॉटल है, 3 बॉटल, तुम्हारे ऊपर है कितना बॉटल लेना चाहते हो, ठीक। इस बॉटल का मोलैरिटी है m1, इसका मोलैरिटी है m2 और इसका मोलैरिटी है m3। लेट सपोज करो इसका वॉल्यूम है v1, इसका वॉल्यूम है v2, इसका वॉल्यूम है v3। v1 v2 v3 m1 m2 m3 सभी की वैल्यू आपको गिवन होगी, सभी की वैल्यू गिवन होगी, ठीक। तो आप क्या लिखेंगे, फार्मूला ऑफ डाइल्यूशन क्या होगा। अब मान लीजिए इन सभी को मिला के, इन सभी को मिला के मैंने एक नया कंटेनर बना दिया, ठीक। इस वाले में क्या होगा, नए वाले कंटेनर में
क्या जो V4 होगा, V4 की वैल्यू V1 प्लस V2 प्लस V3 होगी क्या? V1 प्लस V2 प्लस V4 होगी क्या? होगी। और जो M4 की वैल्यू होगी, M4 की वैल्यू M1 प्लस M2 प्लस M3 नहीं होगी, ध्यान रखिएगा, M1 प्लस M2 नहीं होगी। अब क्या होगी, वही वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? जरा इसको भी फिगर भी बना लीजिए, फिगर बना लीजिए। अब इसके बाद देखिए, इसको हम क्या करेंगे, ऐसे केस में जब आपको ढेर सारे सोल्यूशन लेके अब उसको अगर आप एक कंटेनर में मिला के एक सोल्यूशन बना ले, तो उस केस में आप जो फॉर्मूला लिखते हैं वो देखिए क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 इक्वल्स टू M4। फिर ये आपका फार्मूला ऑफ डाइल्यूशन आता है। ये टाइट्रेशन वाली क्वेश्चन में काफी हेल्प करता है आपको, M1V1। अब इस पर डिटेल में मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो और भी चीजें क्लियर होंगी आपको। M1 इसका मतलब क्या हुआ, ये मिली मोल है ना, इसका मतलब क्या हुआ, ये मिली मोल है। ये भी बना लीजिए। ठीक, बना लिया हो तो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से, इसी में बना लिया हो तो एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बनाने के बाद मैसेज कर दीजिए, डन, डन का मैसेज कर दीजिएगा तो मैं आपको तुरंत बता दूंगा। ठीक है, चलिए। अब इसमें एक चीज मैं पूछ रहा हूँ, जरा ध्यान से बताइए। अगर मेरे पास एसिड हो, मान लीजिए यहाँ पे मैं एसिड ले रहा हूँ, प्रकरण से पूजन बताइए जल्दी से। यहाँ पे मैंने एसिड लिया, यहाँ पे भी एसिड लिया, यहाँ पे भी एसिड लिया। जब सभी एसिड होगा तो जो सोल्यूशन होगा, रिजल्टिंग सोल्यूशन क्या वो एसिड ही होगा क्या? अगर वो एसिड होगा तो अगर मैं सभी एसिड ही मिक्स करूं तो क्या मैं तीनों वैल्यू को, यानी कि M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 इक्वल्स टू M4V4 लगा सकता हूं? इन द सेम वे अगर सभी बेस हुआ, अगर सभी बेस हुआ तो भी मैं M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 इक्वल्स टू M4V4 लगा सकता हूं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, लेकिन अगर एक एसिड हुआ और एक बेस हुआ, अगर एक एसिड हुआ और एक बेस हुआ, उस केस में जो सोल्यूशन होगा वो डिपेंड करेगा, वो क्या करेगा, वो डिपेंड करेगा कि आपने एसिड ज्यादा लिया है या आपने बेस ज्यादा लिया है। आपने एसिड ज्यादा लिया है या बेस ज्यादा लिया है, उस केस में आप क्या करेंगे, M1V1 माइनस M2V2 करेंगे, M1V1 माइनस M2V2 करेंगे, दैट इज इक्वल टू M3V3। यहाँ मैंने दो कंटेनर की बात की। इतनी चीजें समझ आ गई होंगी तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इतनी चीजें समझ आ गई होंगी तो लिख देता हूं मैं, और नहीं समझ में आई होंगी तो लिख रहा हूं, इसको देखते रहिए, समझ में आ जाएगा। इफ ओनली एसिड, तो क्या हो जाएगा, मतलब एसिड, मतलब ये भी एसिड है और ये भी एसिड है। इसको ले लीजिए M1V1 मिक्स कर दीजिए, तो अगर एसिड प्रेजेंट है तो उस केस में देखिए, जितने एसिड होंगे, जितने बेस होंगे, सभी को आप प्लस कर दीजिएगा। अब मैंने यहाँ 2 लिया तो आप 2 को ऐड करिएगा, 3 लेता तो 3 को ऐड कर देते हैं। ये लिखते भी चलिए साथ साथ में, मैं समय दे रहा हूँ आपको, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।
if only base is present, if only base is present, तब क्या करेंगे? अगर आपका सिर्फ बेस प्रेजेंट होगा तो क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? तो वहां पे भी m1v1 प्लस m2v2 प्लस टू m3v3 लगा देंगे, है ना। इस सभी पे मैं न्यूमेरिकल लगवाऊंगा, लेकिन पहले आपको बेसिक एक थोड़ा सा क्लियर हो जाए, तो सभी पे न्यूमेरिकल आप लगाने में आ भी जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला लिखिएगा। सिर्फ एसिड प्रेजेंट होगा तो ऐड कर दीजिएगा, सिर्फ बेस प्रेजेंट होगा तो ऐड कर दीजिएगा। इफ वन एसिड एंड वन बेस इज प्रेजेंट, एक एसिड हो और एक बेस हो, है ना। मान लीजिए ये एसिड है, तो उस केस में क्या फॉर्मूला लगाएंगे? m1 सॉरी ये लिख लीजिए, m1v1 माइनस m2v2 इक्वल टू m3v3। ठीक है, पहले तो ये लिखिए। अच्छा, एक चीज में और बताना है, m1v1 माइनस m2v2 करेंगे या m2v2 माइनस m1v1 करेंगे, ये डिपेंड करेगा कि कौन सी क्वांटिटी बड़ी है। अगर एसिड वाली क्वांटिटी बड़ी है तो माइनस कर दीजिएगा, बेस वाली क्वांटिटी बड़ी होगी तो बेस से माइनस कर दीजिएगा। याद रखिएगा, m1v1 का मतलब है कि यहाँ पे m1v1 मैंने बड़ा लिया होगा। ठीक है, तो ये फार्मूला ऑफ डाइल्यूशन के 3 फार्मूले बनते हैं जो आपके नीट में आते हैं, जिस पे नीट में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, तो होप कि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए, इस पे न्यूमेरिकल कराना है अभी, याद रखिएगा, है ना। तो लेकिन कल से मैं सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करूंगा कुछ क्वेश्चन को इसका कराते हुए। ठीक है, तो मोलैरिटी क्लियर हो गई आप लोगों को? मोलैरिटी क्लियर हो गई? मोलैरिटी पे कुछ क्वेश्चंस कराने हैं मुझे। अब हम आते हैं मोलैलिटी। मोलैलिटी, रीता बताऊं, शुभी जी बताऊं, मैं स्टार्ट करूं? मोलैलिटी, मोलैलिटी बताऊं? थोड़ा आप रेस्ट ले लीजिए। मोलैलिटी पे लिखिएगा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम, इसे स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसे स्मॉल एम से दर्शाते हैं। इसका जो डेफिनेशन है वो लिख लीजिए, इट इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट present in 1 kg of solvent,
1 kg सॉल्वेंट में जितने नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के प्रेजेंट होंगे उसे हम मोलैलिटी बोलेंगे। मोलैलिटी। मोलैरिटी में क्या होता है, नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। वहां सोल्यूशन है, यहाँ सॉल्वेंट है। दो बेसिक डिफरेंस ध्यान रखिएगा, बहुत बार गलतियां करते हैं लोग। तो नेक्स्ट इसके बाद आप लिखिएगा, अब मैं लिखता जा रहा हूं, आप लिखते जाइए इसे, ठीक है। लिखते जाइए फटाफट, लिख लीजिए तो आगे मैं बढ़ूं। देखिए केजी से ग्राम में आएंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ना, स्मॉल एम। इसको मैं थोड़ा डार्क कर दे रहा हूँ, ये कैपिटल एम से भी बड़ा हो गया ना। तो ये कैपिटल एम क्या है, दिस इज द मास ऑफ सॉल्वेंट। सल्यूट का मतलब होता है विलेय, ठीक है। तो विलेय का मोलर मास, विलेय का मास, द्रव्यमान और मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये लिख लीजिए फटाफट, तो फिर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूं, ठीक है। आप इसे फटाफट लिखिए, तो इससे हम आगे चलते हैं। कल आप पूरा मोड बना के आइएगा सेकंड चैप्टर के लिए। मैंने इस चैप्टर का लगभग क्वेश्चंस करा दिए हैं, है ना। मोस्ट प्रोबेबली शायद मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करूं, क्योंकि सेकंड चैप्टर आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर ही है, ठीक है। चलिए ये हो गया ये सारी चीजें। यहाँ पे भी तो एक बेसिक सी चीजें देख लीजिए कि मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। वहाँ सोल्यूशन है, यहाँ सॉल्वेंट है, तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। एक बार मैं थोड़ा आपको मोल फ्रैक्शन भी पढ़ा दूँ। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं मोल प्रभाज। मोल प्रभाज, ठीक है जी। थोड़ी थोड़ी आप भी टर्म्स, इंग्लिश वाले टर्म्स पढ़िए, है ना। बाकी जितना मुझे ध्यान रहेगा मैं बताता रहूंगा आपको। मोल प्रभाज, ठीक। तो देखिए मोल प्रभाज होता क्या है, मान लीजिए ये आपने एक सोल्यूशन बनाया, या एक सोल्यूशन बनाया, इसमें दो कंपोनेंट लिया, एक कंपोनेंट लिया ए और एक कंपोनेंट लिया बी। जैसे जैसे आप शरबत बना रहे हैं, तो शरबत में चीनी मिला दिया और पानी मिला दिया, तो एक कंपोनेंट हो गया पानी और एक कंपोनेंट हो गया चीनी। एक कंपोनेंट हो गया चीनी और एक कंपोनेंट हो गया पानी। उसमें नींबू भी मिला दीजिए, तो एक कंपोनेंट चीनी, एक कंपोनेंट पानी, एक कंपोनेंट नींबू। तो सभी का क्या होगा, सभी का उसमें मोल प्रेजेंट होगा, है ना। तो मान लीजिए आपने कुछ मोल ए के डाले होंगे, कुछ मोल बी के डाले होंगे, है ना। तो मोल प्रभाज यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होता है, मोल फ्रैक्शन
फ्रैक्शन ऑफ ए, ये क्या होता है? देखिए ये आपको सोल्यूशन में ज़्यादातर क्वेश्चन आएगा वहाँ पे, तो वहाँ पे मैं अभी ये बेसिक बता दे रहा हूँ डेफिनेशन, फिर वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे पूरा। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, इसका मतलब होता है मोल ऑफ ए डिवाइड बाई टोटल मोल, टोटल मोल, इसी को बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ, मोल ए का मोल, अगर मैं इसे ऐसे लिखूं एन एन मतलब मोल, ए मतलब ए का मोल, तो ये डिवाइड बाय क्या होगा, एन ए प्लस एन बी। इन द सेम वे अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बी लिखूं तो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, मोल ऑफ बी डिवाइड बाय टोटल मोल, मतलब क्या हुआ, एन बी बाय एन ए प्लस एन बी। ठीक है, एक चीज और देख लीजिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को आप लिखते हैं ऐसे लिखते हैं, एन बी ईटा लिखते हैं इसे, मोल फ्रैक्शन को ईटा लिखते हैं ना, इसे रिप्रेजेंट करने का मेथड है बस ये ईटा, ये जो ये एन बना के कैपिटल ये बड़ा नीचे कर लेते हैं ईटा। तो ये जो होता है ना, इसका अगर आप समीशन करें, इसको अगर जोड़ दें, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो इसकी जो वैल्यू होती है हमेशा 1 होती है, ये याद रखिएगा, इस पे नीट में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो ये हो गया आपका मोल फ्रैक्शन, यानी मोल प्रॉपर्स, जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालेंगे उसका मोल डिवाइड बाय टोटल मोल, तो ये चीज होती है मोल फ्रैक्शन। तो ये इस मोल फ्रैक्शन वाले पार्ट को, मोलैरिटी वाले पार्ट को मैंने थोड़ा सा जल्दी किया हुआ है, लेकिन इतना ही है आपके उसमें, और थोड़ा इसके जो क्वेश्चंस हैं उसको धीरे धीरे हम प्रैक्टिस कर लेंगे, और फॉर्मूले याद करके आइएगा, कल मैं फॉर्मूले पूछूंगा और फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो होप कि आपको चीजें समझ आई होंगी। अब मैं चैप्टर थोड़ा सा बाइंड अप कर रहा हूँ क्योंकि टाइम हमारे पास लिमिटेड है, और आपको और भी चीज़ें सीखनी है ना। तो ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। इसे आप लिख लीजिए पूरा।